Good morning everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the rotational spectroscopy is another topic that is Stark effect. तो अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि हमने रोटेशनल लाइंस का इफेक्ट स्टडी करना है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. आपके सिलेबस में सिर्फ स्टार्क इफेक्ट है. दैट मीन्स splitting of molecular rotational energy levels in the presence of external electric field, that is called Stark effect. If the examiner will be ask you about the Zeeman effect, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, the splitting of molecular rotational energy levels in the presence of external magnetic field, that is called Zeeman effect. आपके सिलेबस में सिर्फ स्टार्क इफेक्ट है, so we discuss only that. यहाँ पर आपके पास क्या है कि हमने पिछली वीडियो में जब हमने रोटेशनल लेवल्स को स्टडी किया था तब हमने इतनी बात हमें पता चल गई थी कि रोटेशनल लेवल्स अगर हम J1 की बात कर रहे हैं तो वो उसके अंदर फर्दर कितने लेवल्स इंक्लूडेड हैं, +1, 0 और -1. इसका मतलब जब आप कोई भी एक्सटर्नल फील्ड दोगे तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं पहले तो ये डीजेनरेट हैं. दैट मीन्स दे ऑल आर इक्वल एट इक्वल लेवल, तो डीजेनरेसी मेंटेन रहेगी. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो ये लाइंस एक दूसरे से क्या होने शुरू हो जाएंगी, फार अपार्ट होनी शुरू हो जाएंगी. तो बस हम वही डिस्कस कर रहे हैं. द शिफ्ट ऑफ रोटेशनल फ्रिक्वेंसी फॉर लीनियर गैसेस मॉलिक्यूल इन द स्टार्क इफेक्ट इज गिवन बाय, जो हम शिफ्ट ऑफ रोटेशनल फ्रिक्वेंसी में जो शिफ्ट आता है उसके लिए हमारे पास अगर हम स्टार्क इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी डेल्टा म्यू ई स्क्वायर, where mu is the electric dipole moment of the molecule. Knowing E and measuring frequency shift we are able to measure the electric dipole moment. तो अभी अगर आपको इस फॉर्मूला में दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, जहाँ आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ, इलेक्ट्रिक वैल्यू दी हुई, तो आप डेल्टा न्यू यानी कि शिफ्ट ऑफ रोटेशन फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपको ई दिया हुआ, डेल्टा न्यू दिया हुआ कि इतनी फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट आया है, तो you can able to find out the dipole moment of that particular molecule. Stark effect is useful in determining the dipole moment of gaseous molecules. तो ये उसकी एप्लीकेशन है. तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा स्टार्क इफेक्ट में, बेसिकली हम रोटेशनल लेवल्स में हमने स्टडी किया था कि अगर हम रिजिड रोटर की बात करें तो हमारा जो ई है दैट इज़ इक्वल्स टू BJ+1, तो HC की वैल्यू. लेकिन अगर हम स्टार्क इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक फैक्टर और ऐड होता है दैट इज़ AJ म्यू स्क्वायर ई स्क्वायर. ठीक, तो यहाँ पर ये आप डेरिवेशन नहीं करोगे, डायरेक्टली हम रिज़ल्ट यूज़ करेंगे. जैसे हमने नॉन रिजिड रोटर में बोला था कि हमारे पास जो हमारा कोई भी जो बॉन्ड है वो इलास्टिक नेचर के हैं, दैट इज़ वो ये रिजिड रोटर वाली डेरिवेशन फॉलो नहीं कर सकते. तब हमने फैक्टर इंट्रोड्यूस किया था. इन द सेम मैनर यहाँ पर भी फैक्टर होगा अंडर द स्टार्क फील्ड इफेक्ट. तो वो क्या बोल रहा है कि अगर आपने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया तो आपके रोटेशन एनर्जी लेवल्स ऐसे ही होंगे जैसे नॉर्मल थे. लेकिन इफ़ इन केस यू आर अंडर द स्टार्क इफेक्ट, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट इस फैक्टर से वेरी कर जाएगी. यहाँ पर AJ और MJ की जो वैल्यू है वो फर्दर जो आपके पास फॉर्मूला है, म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है. तो यहाँ पर आप AJ MJ का जो नोटेशन है वो यूज़ कर सकते हो. JJ+1 MJ का मतलब है पर्टिकुलर एनर्जी रोटेशनल लेवल. जैसे अभी ये इसकी MJ वैल्यूज़ हैं. जैसे अगर आपको L की वैल्यू 1 दी होती थी तो हम वहाँ पर ML वैल्यू बोलते थे ना कि इसकी +1 है, 0 है, -1 है. सिमिलर वे में आपको रोटेशनल लेवल दिया हुआ है, फर्दर ये सारी उसकी क्या है, MJ वैल्यूज़ हैं. +1 हो गई, 0 हो गई, -1 हो गई, तो वो MJ वैल्यू की बात कर रहा है. आप किस MJ की बात कर रहे हो. 2HC BJ+1 2J-1 2J+3. तो ये आपका फर्दर AJ MJ का सब्सक्रिप्ट है जो फर्दर ये फॉर्मूला है. दिस स्पेक्ट्रा कैन बी रिकॉर्डेड फॉर दी सैम्पल्स एट इवन एट वेरी लो प्रेशर, and special techniques such as intense laser beam or an electric discharge can be used to vaporize even some quite non-volatile substances. तो यहाँ ये जो टेक्निक है ये हमें हेल्प करती है इवन एट वेरी लो प्रेशर. अगर 10⁻⁵ बार का प्रेशर भी है तब भी हम अपना स्पेक्ट्रा गेन कर लेंगे. टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम हम उन जो हमारे कंपाउंड्स हैं नॉन वॉलेटाइल, जो कभी गैसेस फेज में चेंज नहीं होते,
लेकिन वो वाले सारे सब्सटेंसेस का स्पेक्ट्रा भी हम यहाँ पर स्टडी फाइंड आउट कर सकते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। द शिफ्ट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मॉलिक्यूल। ओनली फैक्टर इज़ कि जो भी आपकी रोटेशनल शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपका जो पर्टिकुलर सैंपल है वो कितना टाइम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंडर रहता है। स्प्लिटिंग उस बात पे डिपेंड करेगी। द एप्लीकेशंस आप क्या क्या लिखोगे? बाय ऑब्जर्विंग स्टार्क शिफ्ट वी कैन एक्यूरेटली डिटर्मिन द डाइपोल मोमेंट। ये एक एप्लीकेशन तो हमने वहाँ पर भी बोली थी कि अगर हमें सब कुछ पता हो, स्टार्क इफेक्ट की शिफ्ट पता हो, तो हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की। द मेजरमेंट मेड इन वेरी डाइल्यूट गैसेस सैंपल सो दैट सॉल्वेंट इफेक्ट मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन डू नॉट कॉम्प्लिकेट द मेजरमेंट। जब भी हम सैंपल तैयार करते हैं वो बहुत डाइल्यूट होता है ताकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट ना कर सकें और उनकी वजह से जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो हैम्पर ना हो। each set of the spectral line can be assigned to a particular value of j from the number of component lines of multiplet because each j has 2j plus 1 degeneracy। तो अब भी वही बात कर रहे हैं जो मैंने बोला था कि आपके पास j वैल्यू इंडिविजुअल नहीं है, कि अगर हम बात करें j1 दैट मीन्स हम सिर्फ j1 की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर जो फर्दर डिजेनरेट लेवल्स हैं +1 0 -1, तो उनकी डिजेनरेसी फर्दर किस में स्प्लिट डिपेंड होगी? 2j + 1 डिजेनरेसी में। अगर आपका फील्ड एब्सेंट होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, आपके जो ये तीनों लेवल्स हैं वो डिजेनरेट रहेंगे, अदरवाइज डिजेनरेसी डिस्टॉर्ट हो जाएगी व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन सिर्फ j1 से स्टार्ट होगा। 0 के केस में आपके पास कोई भी डिजेनरेट लेवल्स, आपके पास j की वैल्यू 0 है तो उसके फर्दर mj वैल्यूज़ नहीं है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिग्नल टू नॉइस रेशियो बेसिकली क्या चीज़ है कि जब हम स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी अगर अब रेडिएशंस की बजाय या किसी और कोई और इम्प्योरिटीज़ आपने इंट्रोड्यूस कर दी, तो वहाँ पर आपके पास जो एक्चुअल आपका स्पेक्ट्रा है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, जिसे हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? नॉइस बोलते हैं। कि हमारा फोकस तो सिर्फ हमारे स्पेक्ट्रा को पढ़ने में है। अगर हम सोचे कि हमने इथेनॉल का स्पेक्ट्रा पढ़ा तो इथेनॉल का स्पेक्ट्रा ये मेन था सपोज, लेकिन विद द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ कभी बारी एयर के सैंपल इंट्रोड्यूस हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से हमारे पास ऐसी फ्रिक्वेंसीज आनी शुरू हो गई, तो इस वजह से जो हमारा एक्चुअल का स्पेक्ट्रा है वो हैम्पर हो गया। तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है? सिग्नल इज़ टू नॉइस रेशियो को, मतलब नॉइस लेवल को बहुत रिड्यूस करना, सो दैट कि आपका सिग्नल ही 100% मिले आपको स्पेक्ट्रा के अंदर, वेस्ट लाइंस आपको मिले ही ना। तो यहाँ पर स्टार्क इफेक्ट हमें बहुत हेल्प करता है। स्टार्क इफेक्ट क्या करता है? बेसिकली ये हमारे पास रिमूव्ड बाय मॉड्यूलेटिंग द बीम बाय मीन्स ऑफ स्टार्क इफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन सिग्नल है, सपोज हमने यहाँ पर ये हमारा सिग्नल वीक है ना, राइट, तो यहाँ पर हमने मॉड्यूलेटर यूज़ कर लिया। मॉड्यूलेटर को कैसे एग्जांपल के अगर समझना हो तो हमें कोई भी इंसिडेंट ले सकते हैं, जैसे कोई भी फ्रेल पर्सन है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस चलने की एनर्जी है, लेकिन उसकी जो डेस्टिनेशन है वो 30 किलोमीटर्स या इतने मीटर दूर है। तो अभी हमारे पास जो रिक्शा है या कार है या वो कैब है, वो हेल्प करेगी इस फ्रेल पर्सन को इसके डिटेक्टर तक पहुंचाने में। तो मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है कि वो फ्रेल सिग्नल्स को खुद पे बिठाया और डिटेक्टर तक छोड़ के आना, सो दैट कि ये सिग्नल ख़त्म ना हो जाए डिटेक्टर तक। अगर ये खुद से डिटेक्टर तक पहुंचेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। दैट मीन्स हमने सैंपल इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा सा सैंपल इंट्रोड्यूस किया तो हमें कोई स्पेक्ट्रा मिला ही नहीं, ये सिचुएशन होगी। तो सारे का सारा स्पेक्ट्रा हमें क्या दिखा? नॉइस का डिस्टॉर्शन। तो हमें हमारा जो एक्चुअल स्पेक्ट्रा है वो क्विक हो गया। तो उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसे मेंटेन करने के लिए स्टार्क इफेक्ट क्या करता है? मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। द एप्लीकेशन ऑफ स्टार्क फील्ड इन द पीरियोडिक मैनर सच एज स्क्वायर वेव फंक्शन। तो व्हेन द फील्ड इज स्विच ऑन द सिग्नल इज़ मॉडिफाइड। तो हम सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं सो दैट कि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए। अगर हमारा डिटेक्टर सपोज करो 1 मीटर की दूरी पर पड़ा है और हमारा सिग्नल एक्चुअल सिग्नल बहुत फ्रेल आया है, तो हमने स्टार्क इफेक्ट ने क्या किया? सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने विद द हेल्प ऑफ स्टार्क इफेक्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमारी जो सिग्नल है उसको मॉड्यूलेट कर दिया, यानी कि उसको एम्पलीफाई कर दिया।
इतना एनर्जी दे दिया कि वो डिटेक्टर तक पहुंच पाए। और डिटेक्टर में हमने क्या किया हुआ है, जो डीमॉड्यूलेटर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं डिटेक्टर से पहले, थोड़ा सा डिस्टेंस पहले, वो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है और डिटेक्टर को हमारा सिग्नल क्या हो जाता है, जज हो जाता है। तो ये काम होता है हमारे स्टार्क इफेक्ट का। एक बार फिर से बोल देती हूँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टार्क इफेक्ट क्या करता है कि हमारा एक्चुअल सिग्नल जो सैंपल से डिस्टॉर्ट निकला है वो काफ़ी वीक है, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम है। डिटेक्टर तक वो इटसेल्फ पहुँचता तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देता और डिटेक्टर तक कोई सिग्नल ही नहीं आता, तो हमें स्पेक्ट्रा नहीं मिलता विद इन दैट टाइम। तो हमने क्या किया, स्टार्क इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही सैंपल में से हमारा सिग्नल आया, हमने स्टार्क इफेक्ट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस जो हमारा सिग्नल था उसकी फ्रिक्वेंसी को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया सो दैट कि वो डिटेक्टर तक ईजिली पहुंच जाए। डिटेक्टर से पहले हमने डीमॉड्यूलेटर इंट्रोड्यूस कर दिया सो दैट कि वो उसे वापस से उसकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी पे ले आए और डिटेक्टर हमारे सैंपल का स्पेक्ट्रा क्या कर सके, ड्रॉ कर सके। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टार्क इफेक्ट।